4 घंटे का वक्त बचा है। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन पीएम मोदी साहब का, और जितने में उतनी बातें। बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं बाजार में। जैसे ये ट्वीट आया, अटकलों का बाजार गर्म है। और देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव करता है इस इवेंट से पहले, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वीरू, जिससे बात करो आप देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस भरे हुए हैं। कोई कह रहा है वैक्सीन की डेट का कुछ आ सकता है, कोई कह रहा है कि नहीं जी एक स्पेस रिसर्च के बारे में बताएंगे, कोई कह रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन से पहले मुमकिन है गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया जाए। तो जितने मुंह उतनी बातें इस समय बाजार में नजर आ रही हैं। लेकिन लक्ष्मण आपको बताएंगे क्या दरअसल वो सुन रहे हैं दिल्ली में जो इस समय देखिए बैठे हुए हैं। लेकिन वीरू, मार्केट का सेटअप बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। देखिए बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ। जी हाँ, मार्केट का सेटअप बेहतर है। और सही कहा आपने हेमंत के जितनी मुंह उतनी बातें, हर चीज़ को शायद व्याख्या मिल जाएगी इस, अगर आप देखें संबोधन से पहले दवा को लेकर, साथ ही साथ अगर आप देखें फेस्टिवल सीजन को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण जी कुछ देर में हमारे साथ होंगे इस समस्या को सुलझाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा सेटअप पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली अगर आप देखें हेमंत से समझते हैं कि आज इस कार्यक्रम की थीम क्या है। देखिए हम पिछले 2 दिन से अर्निंग्स को फोकस कर रहे हैं, और जहां जहां फोकस करा वहां वहां पैसा बना। तो जरा हेमंत से समझते हैं कि फोकस एरिया क्या है, किन अर्निंग्स पे ध्यान देंगे, और आज के मेहमान कौन है। हेमंत बिल्कुल, देखिए तो आपको पहले मेहमानों से मिलवा देते हैं। मयूरेश जोशी जी देखिए नजर आ रहे हैं इस समय, विलियम ओनील के हमारे रिसर्च गुरु हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं पीएम मोदी जी के भाषण से। प्रकाश गावा साहब तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आपको बताते हैं। श्रीकांत चौहान साहब जुड़ेंगे, राजेश पालिया जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, चंदन तापड़िया जी हैं। तो इससे बड़ा पैनल हो नहीं सकता। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नंबर से क्या एक्सपेक्टेशन की जाए। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे जो आने वाले हैं, देखिए कल सुबह सुबह इससे क्या एक्सपेक्टेशन की जाए। कोलगेट के नतीजे भी आएंगे। इन सब नतीजों के ऊपर विस्तार से बात होगी। आपको पता है इस शो में हम बात करते हैं नंबर्स की जो कल आने वाले हैं, जो बाजार बंद होने के बाद आ जाएंगे, ताकि आपका मुनाफा हो सके पक्का। क्योंकि अर्निंग्स में ही देखिए आप इस समय अर्निंग कर सकते हैं। अपनी डीलिंग रूम चेक लेंगे यतीन से। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर ठीक 3 बजे होंगे। उसके बाद बीटीएसटी, एसटीबीटी आइडियाज भी होंगे। लेकिन रणनीति साफ है, नतीजों के ऊपर ही फोकस करिए। कल भी देखिए यही बात हो रही थी कि सीमेंट शेयर आपको पैसा बनाकर देगा, कंजम्पशन स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर देंगे। कल सुबह सुबह जो नेस्ले पर बात हुई थी, कल तो बढ़ा ही, देखिए आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। शुक्रवार को नतीजे आने से पहले कंजम्पशन स्टॉक्स में तेजी होगी। देखिए वीरू, अगर आज भी अगर आप सोचें कि क्या कुछ निकल कर आ सकता है मोदी जी के भाषण से, तो ज्यादातर अनुमान जो लग रहे हैं वो इसी ओर इशारा दे रहे हैं कि जो भी अगर राहत पैकेज की विस्तार की बात होती है, गरीब कल्याण योजना की विस्तार की बात होती है, तो देखिए फायदा तो कंज्यूमर को होता हुआ नजर आएगा। इस फेस्टिवल सीजन से पहले एक डिमांड को बूस्टर देने की जरूरत है। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आज कम से कम इस एक्सपेक्टेशन में अगले 90 मिनटों में तेजी हो जाएगी। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स देखिए मजबूत है, वहां भी उम्मीद है एक पैकेज आने की, और अब आना है तो देखिए आज या कल में ही आना है। इसीलिए देखिए वहां के बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो मंदी तो नहीं होगी। और सुबह भी यही कहा था कि बेचिएगा मत, खरीदिएगा। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और देखिए बिल्कुल वैसा ही इस समय बाजार बिहेव कर रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने भी देखिए कल जो बयान दिया था उसमें यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एक नए राहत पैकेज से इंकार नहीं कर रही हैं। तो संकेत तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आपको खूब पैसा बनाकर देंगे। सेकेंड हाफ में भी देखिए इसमें पैसा बनेगा। आज चीनी के शेयर देखिए भाग रहे हैं, ये भी कंजम्पशन में ही आते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है इसी स्पेस के ऊपर वीरू नजर होनी चाहिए। बताइए सुबह से अब तक जो डेटा बनाया उसको आपने किस तरह से रीड किया? देखिए हेमंत, डेटा बेहतर है, लेकिन अब क्योंकि एक इवेंट आके खड़ा हो गया है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा क्या कहता है। हेमंत देखिए, आज हमारी अप्रोच थी, सुबह क्लियरली मेंशन किया गया था कि एफआईआईज ने पुट बेची है 11,800 की। एक कंट्रोल्ड फॉल अबव 820 आपको बाय करना है, और आपको ऊपर की तरफ 950 मिल जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से कॉल शॉर्ट भी है। तो हम 12,000 के बारे में अभी नहीं सोचेंगे फॉर द सेशन, याद रखिएगा। तो वो कंट्रोल्ड फॉल आया और बाजार वहां से ऊपर चला गया। देखिए 950 भी आ गया, वो सुबह का टारगेट अचीव हो गया। और जो कॉल मैंने बोला था 11,900 की, वो 50 की 100 हो चुकी है, और अब उस कॉल से निकल जाइए। और मेरे को बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया कि हम निकल चुके हैं। एज ए डे ट्रेडर आप उस कॉल से निकल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद रखिए पोजिशनली ये बाजार बहुत स्ट्रांग है अभी भी। 3 बातें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। 11,800 की पुट, 11,850 की पुट और 11,900 की पुट,
ये भारी क्वांटम में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिक रही हैं और 12,000 की कॉल का OI है 36 लाख। तो अगर आप इस इवेंट को प्ले करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, उनकी स्पीच को, तो याद रखिए आपका स्टॉप लॉसेस जो है वो 790 या फिर 780 की जोन में होना चाहिए। ये 3 स्ट्रॉन्ग पुट ऑप्शंस जहां पर राइटिंग हो रही है वो इंडिकेट करती हैं कि 11,800 बेस है एज अ ट्रेडर। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी सुबह कि 23,500 से लेकर 24,000 तक काफी बड़े पुट राइटर हैं और वो पुट राइटर 24,000 को खिसकने नहीं देंगे। 24,000 पे आया, पुल बैक लिया और 24,400 24,440 जो हमारा सुबह का टारगेट था उसको अचीव कर गया। एज अ डे ट्रेडर याद रखिए आपके टारगेट्स अचीव हैं, लेकिन फिर कहूंगा जिस प्रकार से 11,800 पे पुट राइटिंग हो रही है ठीक उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में 23,800 23,900 23,700 की रेंज में पुट राइटिंग है। तो 24,000 और 11,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा। चलिए पैनल से वाकिफ करा देते हैं आपको। प्रकाश गाबा, राजेश पालविया, राहुल शर्मा और साथ ही साथ मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। मयूरेश, वाकई अगर आप देखें ये मंगलवार की जो शाम है इंटरेस्टिंग हो गई है। ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है ना, अब आप भी गेस करिए, बताइए क्या होगा उनके भाषण में और उसके मद्देनजर आप किस चीज पे फोकस करेंगे? आफ्टरनून विरोध जी, आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून सर। नहीं बिल्कुल, आई थिंक जैसे हेमंत जी और आप भी कह रहे थे, आई थिंक अटकलें तो बहुत लग रही है। मेरे पास भी इतने SMS आए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट जो हेमंत जी कह रहे थे और वो बात से मैं आई थिंक मैं वाकिफ हूँ, डिमांड को बूस्टर देना बहुत जरूरी हो गया है ये नॉर्मल अननॉर्मल सिचुएशंस में, अब नॉर्मल सिचुएशंस में। इसलिए आई थिंक भाषण का फोकस अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस आई थिंक विल ऑब्वियसली बी ऑन डिमांड और कंजम्पशन कैसे बूस्ट किया जाए। जो निर्मला सीतारमन जी ने आई थिंक भाषण दिया था कि स्टिमुलस इज स्टिल नॉट रूल्ड आउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैकेनिज्म करके बन जाता है मार्केट्स के लिए। तीसरा आई थिंक वैक्सीन रिलेटेड जो भी आई थिंक खबर या टाइमलाइंस अगर हमको मिलती है तो वहां से भी आई थिंक बहुत बढ़िया एक खबर आएगी ओवरऑल मार्केट्स के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस एंटायर थिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ डिमांड, हाउ टू बूस्ट डिमांड। कोई पैकेज का अगर अनाउंसमेंट करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जो कंजम्पशन ये थीम है आई थिंक इस पे लार्जली फोकस करना चाहिए। चुनिंदा FMCG स्टॉक जो अर्निंग्स के लिहाज से आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आई थिंक पेश आ रहे हैं। थोड़े बहुत ऑटो शेयर स्ट्रोक ऑटो एंसिलरी शेयर्स एंड अर्बन और रूरल आई थिंक जो कंज्यूमर स्टेपल वाले स्टॉक्स हो, तो आई थिंक जो स्टॉक्स मेरे जहन में आ रहे हैं जो आई थिंक बढ़िया कर सकते हैं फ्रॉम अर्निंग्स एंड डिमांड कंजम्पशन परस्पेक्टिव, स्टॉक्स लाइक डाबर FMCG स्पेस से, नेस्ले की कल हमने बात ऑलरेडी की थी हेमंत जी। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पेंट्स, आई थिंक रीपेंटिंग डिमांड बहुत खूब तरीके से वापस आ सकती है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इवन ऑटो एंसिलरी शेयर्स, अगर वहां से कुछ बूस्टर पैकेज मिलता है तो मुझे लगता है आई थिंक 2 व्हीलर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। 2 व्हीलर्स, ऑटो एंसिलरी शेयर, बहुत सही थीम पकड़ा है मयूरेश जी, मजा आ गया। मैं एजेंडा बनाकर लाया था कि आपसे कहीं ना कहीं पूछूंगा। अब दशहरा तो देखिए दूर नहीं है, संडे को दशहरा है, आज मंगलवार हो गया, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 ट्रेडिंग सेशंस और हैं, फिर सैटरडे संडे को दशहरा है। तो ऑटो एंसिलरी शेयर चलेंगे नहीं चलेंगे, मेरा सवाल था अब, और मैं सोच रहा था इसके ऊपर हम लोग टच बेस करेंगे, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोल दिया ये सेक्टर भी देखिए फोकस में रहने वाला है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि दिल्ली में चर्चा क्या हो रही है, क्या निकल कर आ सकता है आज 6 बजे के राष्ट्र के नाम संबोधन में। लक्ष्मण बताइए आप क्या सुन रहे हैं? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उनके मन की बात कोई नहीं जानता है, लेकिन संभावना इस बात की काफी ज्यादा है कि एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री इसके संबोधन कर रहे हैं जब कोरोना के मरीजों की संख्या अभी भी चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है और वैक्सीन कब तक आएगा उसकी समय सीमा नहीं है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात पर फोकस करेंगे, कोरोना को लेकर के अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और साथ ही साथ वैक्सीन आएगा तो इस बात का आश्वासन सबको दिलाते हुए दिखे कि सबको एक समान तरीके से वैक्सीन मिलेगा और वैक्सीन के बंटवारे की व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के बीच में एक जो चिंता सबको सता रही हुआ है कि आर्थिक मोर्चे पर अभी भी रिकवरी बहुत तेज देखने को नहीं मिली है। कई सारे सेक्टर अभी भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनकी तरफ से कुछ मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक राहत की खबर यहाँ पे प्रधानमंत्री के संबोधन से शायद आपको देखने को मिले कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाली है। इसका एक रोड मैप शायद प्रधानमंत्री दें अपने संबोधन में। आपको याद दिला दूं कि पिछला राहत पैकेज जब
आया था, तो उसमें भी 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाएगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। उसके बाद चल के वित्त मंत्री ने इसका किस्तों में ऐलान किया था, तो शायद उसी फॉर्मूले को इस बार भी अपनाया जा सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं, अटकलें हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पुख्ता तौर पे कहना मुश्किल है। और आपको कुछ दिनों पहले भी देखिए लक्ष्मण ये बता रहे थे कि सरकार एक राहत पैकेज के ऊपर काम कर रही है, जिसमें काफ़ी बार बात पीएमओ के बीच हो चुकी है और ये कभी भी आ सकता है। उन्होंने ये भी हिंट आपको दिया था पिछली बार कि ये पैकेज इलेक्शन से, बिहार इलेक्शन से पहले भी मुमकिन है, क्योंकि ये देश के लिए पैकेज होगा, ये किसी राज्य के लिए स्पेसिफिक पैकेज नहीं होगा। हालांकि इसकी मंजूरी इलेक्शन कमीशन से लेनी होगी। ये सब बातें देखिए इस चैनल पर पिछले कई दिनों से हो रही हैं। तो आज का ये बयान जो है, आज जो शाम को 6 बजे होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आप CNBC आवाज़ के साथ बने रहिएगा, हमारा बड़ा पैनल आपकी मदद करेगा आप इस भाषण को डिसाइफर करने के लिए। लेकिन बहुत ही बढ़िया इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है और अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि वो कैसे फिर ट्रेड करेंगे भारतीय बाजारों को इस इवेंट से पहले। लक्ष्मण, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने जो इथेनॉल वाली खबर दी थी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। जो आपने आज दिन में बताया था, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो इथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर पेश कर रही हैं और देखिए शुगर शेयरों में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। इस पर भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन गाबा साहब, मार्केट गिर नहीं रहा है। आप देखिए आज सुबह ग्लोबल बाजारों के खराब संकेत के चलते खुला तो नीचे, लेकिन स्मार्टली रिकवर कर गया ऊपर की तरफ। इवन बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे था सुबह सुबह, वहां से देखिए एक रिकवरी आ गई। ये बताइए मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे आज और कल के बीच में इस भाषण को मद्देनजर रखते हुए? ऐसा है, गुड आफ्टरनून सर। 11,820 का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। हमने गैप डाउन तो खुला, लेकिन 11,820 नहीं गया। वो पहला संकेत था कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं। तो मार्केट में उसमें एक बाउंस देखा और ऊपर मूव मिला। अपर रीजन में सिर्फ एक 12,000 का जो आंकड़ा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्रॉस करना। ये क्रॉस तो कर ही लेगा अल्टीमेटली, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी ताकत लेनी पड़ेगी, क्योंकि फास्ट दौड़ा है, थोड़ा सुस्ताना चाहिए यहाँ पर 8-10 दिन, फिर एक बाउंस मिलेगा, 12,000 पार कर लेगा। तो ट्रेंड तो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अपसाइड अब भी आना है। जब ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम बेसिस पर मैं कहूंगा 11,820 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है, एक बाइंग का मौका रहेगा। ऑलराइट, तो 11,820 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी डिप्स मिले, डिप्स में खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने आपको कहा कि एक आर्थिक पैकेज आने की एक्सपेक्टेशन भी की जा रही है, 11,900 देखिए छूने की कोशिश करता हुआ इस समय निफ्टी। पालिया साहब, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? और बैंक निफ्टी के लिए भी बताइए, ये थोड़ा वॉलेटाइल है, सुबह लाल निशान में, फिर 100-125 पॉइंट ऊपर गया, अभी फिर देखिए फ्लैट सा कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जी बिल्कुल हेमंत जी, देखिए बैंक निफ्टी में जिस तरीके का सेटअप है, बैंक निफ्टी अब कंफर्टेबली 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये 24,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल जैसा एक्ट करेगा। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी अगर बैंक निफ्टी में आती है, तो जब तक हम 24,000 के ऊपर बने हुए, बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। और बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट एक हर्डल जो बनती हुई दिख रही है, वो है करीब 24,500 से 24,600। ये एक रेंज में हर्डल बनी हुई है। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा तो फिर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो आपने बुलेट ट्रेन लगाई है, वो वापस से स्क्रीन पे आते हुए दिखेगी और फिर ये 25,000 की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आती तो बैंक निफ्टी में बाय करे, 24,000 एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में जो टारगेट होंगे 24,500-600 तक के होंगे। ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके बाद बैंक निफ्टी 25,000 की तरफ मूव करेगी। पालिया साहब, आपको भी बुलेट ट्रेन हमारी पसंद आई, शुक्रिया बहुत बहुत। दिखा देते हैं जिन लोगों ने कल इस ट्रेन को मिस किया। कई लोगों की ट्रेन छूट गई थी कल, इतनी स्पीड से दौड़ी, कई लोग चढ़ ही नहीं पाए। शाम को कई सारे ट्वीट्स आए जो लोग कह रहे थे कि ये बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड से भागी है, हम इसको पकड़ ही नहीं पाए, ये कब रुकेगी? तो आप कह रहे हैं ये रुकी है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये वापस से चलेगी और 25,000 का लेवल आ जाएगा। वीरू, इस ट्रेन की खूब वाहवाही हुई है कल, पूरे देखे ट्विटर समाज में सबने इसको खूब सराहा। ये जरूरी था हेमंत। बड़ा कई दिनों से अगर आप देखें, ये यार्ड में खड़ी हुई थी और यार्ड से धुल के पुछ के सफाई होके निकली है, तो भागेगी कुछ जापानी टेक्नोलॉजी के साथ, तो अच्छा करती हुई। लेकिन इस बीच जब नई टेक्नोलॉजी के साथ से ये अच्छा किया हेमंत कि इसमें एनिमेशंस के जरिए हमने मूवमेंट एक ला दिया है। जी हाँ, तो ये हमारी अच्छी बात, हमारी ग्राफिक टीम को सलाम है, लग रही है। लेकिन जी हाँ, सलाम है उनको। लेकिन जो आपने कंजम्पशन की बात छेड़ी थी ना जी, वो क्या गजब चल रही है। और आप देखिए कंजम्पशन का आप नाम लें और जुबिलेंट फूड्स डे हाई पे ना आके खड़ा हो जाए, क्या बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल जी, एक तो अपना टेक दीजिए मार्केट पे, और ये जुबिलेंट ये जो चल रहा है इस वक्त,
डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कोई कॉल देना चाहेंगे इस पे क्या? जरा इस पे भी हल्का सा टच बेस कीजिएगा कंजम्पशन पे। अभी मयूरेश ने डाबर पे टिप्पणी करी है, आप जुबलेंट पे टिप्पणी कर दीजिए जरा। जी बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी और हेमंत जी, आपको और पूरे पैनल को। देखिए मेन बात यही है कि मेन बात को मेन बात ही रहने देते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी और पैसा बोलता है पूरा देश सुनता है, तो आई थिंक मार्केट जो है एक तरह से आज जो प्रधानमंत्री जो बोलने वाले हैं करने वाले हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक दोनों हो सकता है, वैक्सीन की टाइम लाइन से लेकर आर्थिक एंगल पे भी मोदी जी बोल सकते हैं, और मार्केट ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को फैक्टर इन किया है जैसे उनका ट्वीट आया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो 11,790 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। ये लेवल स्टॉप लॉस होना चाहिए। लॉन्ग्स के लिए आई थिंक ये लेवल टूटेगा तो थोड़ी वीकनेस देखने मिल सकती है बाजार में, और ऊपर में एक तरह से 12,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्लस डेरिवेटिव्स का आंकड़ा है। तो आई थिंक अगर सेटअप की बात करें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इवन शाम को बड़ा है। आई थिंक उसमें मोदी जी क्या बोलते हैं वो देख लेते, उसके बाद में बड़ी पोजीशंस ली जाए तो बेहतर रहेगा। सो एडवाइस यही है, मार्केट में कंसोलिडेशन है, स्टॉक स्पेसिफिक बने रहे, जैसे कंजम्पशन थीम हो गया, ऑटो पे हम अभी बात कर रहे थे। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें एक्शन देखने मिल सकता है। बात करें जुबिलेंट फूड की, आई थिंक जुबिलेंट फूड में यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक बाउंस ले रहा है। ये स्टॉक ने 24 सितंबर के पास भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था और बाउंस देखने मिला था, और आज हम फिर से देख रहे हैं कि ये स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो फ्रेश बिल्टअप देखने मिले आज के सेशन में। आई थिंक यहाँ पर तकरीबन 2380 2400 रुपए तक की जगह खुल जाती है, तो आई थिंक जुबिलेंट फूड को बाय करके चल सकते हैं आज के डे लो के स्टॉप लॉस से। ठीक बात है, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर। कंजम्पशन, ऑटो, ये तीन देखिए राहुल जी को भी पसंद आ रही है। अच्छा, आप लोगों को जैसे ही कोई स्टॉक अच्छा लगे आप लोग प्लीज बताइएगा, अलर्ट करिएगा। अगर कोई ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा हो तो बताइएगा। हम लोग एक काम करते हैं, आपको बता देते हैं कल कौन कौन से और इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए, कौन कौन से नतीजे हैं जो कल इंपॉर्टेंट हैं और आज ही आपको उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, ताकि कल जब वो नतीजे आए तो आप मुनाफा वसूल कर सकें। उससे पहले लक्ष्मण के पास एक बार और जाना चाहूंगा। उन्होंने देखिए आज दोपहर 1 बजे एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये दी थी कि इथेनॉल को खरीदने के लिए अब देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां टेंडर पेश कर रही हैं और ऊंचे भाव पर ये इथेनॉल खरीदा जाएगा। 2.5 से 3 रुपए प्रति लीटर ज्यादा दाम चुकाने होंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। तो ये चीनी कंपनियों के लिए अच्छी बात, प्राज जैसी कंपनियों के लिए अच्छी बात। और मैं देख रहा हूं तब से प्राज का स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब, किस तरह से देखिए मूव कर रहा है। 1 बजे के आसपास ये खबर बताई थी, उसके बाद बलरामपुर चीनी देखिए क्या भागा है, और प्राज जैसे स्टॉक्स में क्या रैली देखने को मिल रही है। प्राज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इस स्टॉक्स पर मैं आता हूं, लेकिन पहले क्योंकि कल कैबिनेट भी है, लक्ष्मण बताइए क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कल मंजूरी मिल सकती है क्या इस चीज को? अगले सीजन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर निकाला है जिसके जरिए वो एथेनॉल खरीदेंगी। आपको बता दूं कि हर साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां टेंडर निकालती हैं और जिसके जरिए चीनी बनाने वाली कंपनियों से वो एथेनॉल खरीदती हैं। तो अगले सीजन के लिए, यानी जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और नवंबर अगले साल तक चलेगी, उस सीजन के लिए एथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया है। इस टेंडर की खास बात यह है कि करीब 430 करोड़ लीटर के लिए टेंडर निकाला गया है जो चीनी कंपनियों से खरीदा जाएगा, और साथ ही साथ इसकी कीमतें नहीं लिखी गई हैं। लिखा यह गया है कि आने वाले दिनों में सरकार एथेनॉल की कीमतों की जो समीक्षा करेगी वो लागू होंगी। यानी संभावना यह है कि सरकार एथेनॉल की कीमतें 2.5 रुपए से 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है। तो ये जो एथेनॉल खरीदेंगी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, वो बढ़ी हुई कीमत पर खरीदेंगी, ये बिल्कुल यहां पर साफ होता हुआ दिख रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है, कैबिनेट में जा चुका है और किसी भी वक्त कैबिनेट से इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। तो ये चीनी कंपनियों के लिए राहत की खबर, क्योंकि एथेनॉल उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसके जरिए मुनाफा कमाती हैं, और साथ ही साथ सरकार की जो कोशिश है कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी एथेनॉल मिलाने की सीमा धीरे धीरे बढ़ाई जाए, उस तरफ एक बड़ा कदम। बिल्कुल, और देखिए प्राज रिएक्ट करता हुआ इस खबर पर भागता हुआ आपको इस समय भी नजर आ रहा है, और सारी की सारी चीनी शेयरों में जबरदस्त रैली इस समय देखने को मिल रही है। देखिए प्राज डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन, 4-4.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इस पर भी आता हूं, लेकिन एक खबर आपकी स्क्रीन पर HUL, इसके नतीजों का हमें इंतजार था और देखिए नतीजे आपकी स्क्रीन पर इस समय आ चुके हैं। 2009 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया और हमारा अनुमान 2004 करोड़ का था। तो अनुमान के मुताबिक देखिए प्रॉफिट इनका आया है 11,442 करोड़ रुपए का रिवेन्यू है, 11,200 करोड़ रुपए का रिवेन्यू का अनुमान था, 200 करोड़ रुपए ज्यादा करीब रिवेन्यू HUL ने पेश किया है। लेकिन इन सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा, वो कैसा निकल कर आया है। तो वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा का आंकड़ा भी देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। मार्जिन 24.6% का अनुमान था, 25.1%
पॉइंट आए, मार्जिन उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो मार्जिन का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर, प्रॉफिट का आंकड़ा अनुमान से बेटर नजर आ रहा है। अब वॉल्यूम ग्रोथ का एक और आंकड़ा है जिसको हमें देखना होगा, लेकिन अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला है देखिए HUL में। और सुमित हमें बता रहे थे कि 3 दिन पहले देखिए HUL के नतीजों से पहले जेफरीज ने एक बड़ी रिपोर्ट, ऊंचे टारगेट्स इस स्टॉक के लिए दिए थे। तो ये स्टॉक डटा हुआ है, मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन FMCG कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम ग्रोथ देखना। तो वो आंकड़े के ऊपर दरअसल ये शेयर रिएक्ट करेगा, लेकिन जो आंकड़े इस समय स्क्रीन पर आए हैं वो तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी HUL की। मयूरेश जोशी जी, जिस तरह से अभी तक ये नंबर्स आए हैं, आपने कैसे रीड किया इन आंकड़ों को, प्लीज बताइए। आई थिंक बिल्कुल नंबर्स ठीक ठाक इन लाइन लग रहे हैं। आय थोड़ी उम्मीद से बेहतर दिख रही है, जो मैं देख रहा हूं, अभी सर्कुलर पूरा खुला नहीं है, बट आय थोड़ी बेहतर लग रही है। मुनाफा का आंकड़ा लगभग वही है, इसलिए आई थिंक अनुमान यही लगा जा रहा है कि जो EBITDA मार्जिन्स है पिछले तिमाही के आसपास रहने की उम्मीद हो सकती है, विच इज अराउंड 25% अभी आपने राइटफुली कहा है। आई थिंक GST के विलय के बाद वॉल्यूम ग्रोथ और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहती है, आई थिंक ये बहुत अहम होगा। और दूसरा, ग्रॉस मार्जिन का जो कॉन्ट्रैक्शन है, क्या वहां पे स्टेबिलिटी आएगी जो EBITDA मार्जिन्स पे दिखेगी अगले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक वो देखना बहुत लाजमी है। बट इन शॉर्ट आई थिंक टॉप लाइन बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, बॉटम लाइन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, व्हिच मींस दैट मार्जिन्स मेरे अनुमान से इन लाइन होने चाहिए, और मैनेजमेंट कमेंट्री पे पूरा हेमंत जी भी फोकस आएगा। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर फोकस आएगा। आय, EBITDA मार्जिन्स, ये सब देखिए अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं, और इसीलिए एक छोटा सा स्पाइक आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अच्छा प्रदर्शन देखिए HUL ने आज के सत्र में दिखाया। जैसे ही वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आएगा, 3% का आंकड़ा आया, वाह अच्छा लग रहा है। 2.5 से 3% का अनुमान था, 3% का आंकड़ा एजेंसीज पर अभी आया है। हमारी टिकर टीम भी देखिए फ्लैश करेगी, बताएगी अगर ये 3% का आंकड़ा है तो ये अच्छा आंकड़ा माना जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ 3% का ऐसे टफ एनवायरनमेंट में बुरा नहीं है, फिर ये शेयर चल जाएगा। चार्ट्स पर देखकर बताइए कैसा लगता है गाबा साहब। HUL जिन्होंने सुबह खरीदा, उनको क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या करना चाहिए HUL के नतीजों के आने के बाद? मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जहां से कल का जो लो है वो बढ़िया लो है, जगह अच्छी है, तो यहां से आपको और भी मिल सकता है। स्टॉक हुआ अगर 2165 का, ये स्टॉक लगा कर जिसने कल खरीदा है होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 2220 भी देखने को मिलेगा। हमारा कल मेरे ख्याल से शायद हमने रिकमेंड किया था, टारगेट 2200 था, वो टारगेट अचीव हो चुका 2200। ठीक है, तो जिन्होंने कल खरीदा था तो 2200 का टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं ये 3% का जो आंकड़ा है वॉल्यूम ग्रोथ का, ये बेहतर आंकड़ा है, इसलिए देखिए स्टॉक मूव करेगा ऊपर की तरफ। जिनको बुक करना है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो नए खरीदार हैं देख के इस समय कॉल लेना चाह रहे हैं, तो देखिए ये आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ का 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी इन्होंने कर दिया। चलिए डिविडेंड तो हमें पता था 14 रुपए के आसपास का आएगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 3% ऑन हायर साइड आया है, और इसलिए देखिए ये स्टॉक इस समय दिन के हाइस पर भागता हो, ये बढ़ेगा, चलेगा ये स्टॉक, क्योंकि 3% का वॉल्यूम ग्रोथ, अगर ये 2% 2.5% के आसपास आता तो शायद बाजार इतना खुश नहीं होता। अब देखना होगा कमेंट्री कैसे आती है। देखिए जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वैसे ये शेयर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, 2200 के ऊपर ये शेयर निकल चुका है। पालिया साहब, एक राय मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। HUL ये स्टॉक जब चलता है तो 2-3 दिन तक लगातार चलता है, और ऐसा देखने को मिल रहा है, ये वो नहीं है कि नतीजे आए और प्रॉफिट बुक हो गया। आपकी राय क्या है इस नंबर को देखकर, बताइए प्लीज। जी बिल्कुल हेमंत जी, बहुत ही कंसिस्टेंट बाइंग स्टॉक में पूरी सीरीज में देखने को मिली, और जिस तरीके से अभी ये 2200 के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें स्टॉक में ऐसे 2240 2250 तक के भी टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ये स्टॉक में देखे तो ओवरऑल पूरे मार्केट में देखे तो एक अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन जो पिछले दिनों में जो एक्यूमुलेशन देखने को मिला वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छी रैली देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल करंट लेवल पे बाय करेंगे। फ्यूचर के लेवल की बात करें तो 2193 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रख ले 2170 का, टारगेट होंगे 2240 तक के। और देखिए यही हम लोग चर्चा कर रहे थे आज सुबह सुबह भी, HUL अच्छे नतीजे पेश करेगा तो उसके बाद फिर आप नेस्ले पर रखिएगा नजर, नेस्ले के साथ साथ कोलगेट पर रखिएगा नजर, ये सारे के सारे स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो HUL ने एक अच्छे नतीजे पेश किए, इन लाइन टू पॉजिटिव ही माने जाएंगे, और ये देखिए ये शेयर इस समय मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर देंगे, और ये देखिए आपके सामने इस समय 2 से 3% का अनुमान था, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, और देखिए हायर साइड पर ये आंकड़ा आया, टिकर टीम आपको इस समय दिखा रही है, और इसके चलते ये स्टॉक इस समय बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो HUL ये स्टॉक के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कोलगेट के नतीजे अब कल आएंगे, बताइए क्या अनुमान है आपका सुमित?
देखिए कोलगेट अब एचयूएल के नंबर्स के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है अनुमान में फेरबदल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है करीब करीब 3% के आसपास की एक वॉल्यूम ग्रोथ कोलगेट के अंदर भी आ सकती है। लेकिन अब एचयूएल ने भी अपने अपर एंड को मीट किया है, फिर 48% के आसपास का मार्केट शेयर ये ओन करते हैं पेप्सोडेंट के थ्रू, और बाकी 52% के आसपास मार्केट शेयर कोलगेट ओन करता है। तो एक बड़ा मार्केट शेयर, अगर इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट हो जाहिर सी बात है वहां पर भी कुछ बेटर साइड पे आंकड़ा होगा। मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ। ये पिछले क्वार्टर में -7% थी, इस बार पॉजिटिव आने का अनुमान है। रेवेन्यू फ्रंट पे 4% बढ़त का अनुमान है। एबिटा करीब 323 करोड़ रुपए से बढ़कर 360 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पे 26 से बढ़ के 28% के आसपास के मार्जिन आएंगे, और मुनाफा भी 244 से 250 करोड़ रुपए के आसपास पोस्ट कर सकता है। तो बाजार में तेज नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है, और शेयर ऑलरेडी एक अच्छी तेजी में है भी। कल 3-4% चला, आज भी फ्लैट है और नए हाइस के आसपास है। तो नजर रखनी होगी कैसे मार्केट डिस्काउंट करता है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक बात है, तो अब इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। कोलगेट ये वो स्टॉक है जिसके नतीजे कल आएंगे, जनरली ये सेकंड हाफ में ही आते हैं सुमित, तो ये वो स्टॉक है जो फोकस में होगा। देखिए नीचे से अब चलने शुरू हो गया, जैसे एचयूएल के नंबर था इसमें भी छोटा सा मूव देखने को मिल रहा है। मयूरेश जी कोई डिस्क्लोजर देना चाहते हैं क्या कोलगेट को लेकर, और आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कोलगेट कैसे नंबर्स पेश कर सकता है? प्रोडक्ट वाइज डिस्क्लोजर। सर इमरजेंसी डिस्क्लोजर आई थिंक काफी पैनल को आप पूछेंगे तो कॉमन ही होगा। कॉमन ही है सर, घर में यूज करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 2 चीज जो सुमित कह रहे थे एमएनजी, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, यस एब्सोल्युटली एग्रीड। हमारे अनुमान में से भी आई थिंक 3% की वॉल्यूम ग्रोथ कोलगेट पोस्ट कर सकती है और पेस्ट कर सकती है अगर बोलना हो तो। रेवेन्यूज के हिसाब से आई थिंक ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आई थिंक ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश होनी चाहिए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली आई थिंक जो पिछले तिमाही के नंबर्स थे वहां से बहुत अच्छा सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स काफी हद तक निकल चुके हैं। दूसरा आई थिंक जो लॉकडाउन की वजह से प्रेशर्स आए थे डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, दैट हैज कमिंग बैक टू नॉर्मल। और तीसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट को लेकर दिक्कतें होती हैं वहां पे भी आई थिंक नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है। तो हमारे अनुमान में आई थिंक 27 से 27.5% की मार्जिन आनी चाहिए, और इनमें कोई कैश फ्लोज की इशू होते ही नहीं है। मंजी आई थिंक ये कोई भी स्टॉक पकड़ के चले आप, कैश फ्लोज रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, इसलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू इबिटा remains extremely strong and robust, and dividend yields and dividend payouts remain extremely robust as well. तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक में एक बेहतर नंबर्स आने चाहिए ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस सीक्वेंशियली, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई थिंक दर्शानी चाहिए कि आई थिंक द नंबर्स शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। कंपटीशन इंटेंसिटी जरूर है, बट मुझे लगता है आई थिंक इनके पास भी अपनी आयुर्वेदिक का एक पोर्टफोलियो आ गया है, प्रीमियमाइजेशन का पोर्टफोलियो है, आई थिंक सारे मार्केट सेगमेंट्स को ये केटर करता है, और मुझे लगता है आई थिंक 1380 के आसपास इसके पास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इनके पास से बने रहना चाहिए, ठीक ठाक नंबर आने की उम्मीद है। जी देखिए एचयूएल के नंबर आए, और थोड़ा सा नंबर अब एचयूएल को अगर मैं स्क्रीन से हटा दूं, रेस्ट ऑफ द एफएमसीजी क्या कर रहा है, तो इसमें अगर आप ओआई एडिशंस को देखिए, ट्रेडर्स किस तरीके से अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। इस बीच एक बार एक राय लेते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें नेस्ले को, देखिए नेस्ले आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 5.5% का ओआई बिल्डअप है। नेस्ले पर हमने कल एक अप्रोच जो ली थी, हेमंत ने बात जब की थी, वो क्या अप्रोच थी, हमने कहां से डिस्कशन को शुरू किया था और कैसे नेस्ले इस ट्रैजेक्टरी तक पहुंचा, आइए पहले जरा एक बार देखते हैं। एफएमसीजी स्पेस यहां से और पैसा बनाकर आपको दे सकता है, ये राय मेरी बिल्कुल साफ है। सुबह सुबह 16,000 की बात हुई थी वीरू, आपको याद है, और 16,000 नेस्ले पर देखिए एक ही दिन में आ गया। अब लगता है देखिए नेस्ले ने जिस तरह से कल 16,000 के ऊपर जाकर समाप्ति दी है, रूरल सेक्टर की कंपनियां टीम में शामिल करी थी, तो वहां पर फोकस होना चाहिए आपका। तो नेस्ले एक और दमदार खिलाड़ी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। और क्या रैली देखने को मिली नेस्ले के स्टॉक में कल के दिन में, ये देखिए 16,000 की बात हुई थी, 16,200 तक मैं देख रहा था इंट्राडे में ये शेयर जाता हुआ नजर आया। आई थिंक नेस्ले काफी बढ़िया पिक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी शानदार है। 15,000 के स्टॉप लॉस के साथ नेस्ले को बाय किया जा सकता है। 18 से 20,000 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। नेस्ले कल और आज में क्या मूव दिया है, शानदार रैली। शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं। जी हाँ, देखिए 16,400 तक का मूव नेस्ले में आया, और जैसे ही एचयूएल के नंबर्स आए उसके बाद अगर देखिए तो कब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लोअर लेवल से पड़ा है तो वो नेस्ले पे पड़ा है, और करीब नेस्ले 16,150 16,300 गया। और दूसरा स्टॉक था डाबर। अभी मेरे ख्याल से ये डाबर कॉल थी मयूरेश जोशी की, और ये
एग्जैक्टली आप देखिए हाई पे आके खड़ा हो गया। तो एचयूएल का इम्पैक्ट डाबर, नेस्ले पे है और यही दो टॉप ओआई गेनर हैं, याद रखिएगा। डाबर लगभग 9.6%, एचयूएल 11.7%। अब मैं एचयूएल को स्क्रीन से हटा रहा हूं और उसके बाद नेस्ले करीब करीब 5.5% है। राहुल जी, अभी कोलगेट की बात सुमित ने करी। कोलगेट में आज लोअर लेवल पे ओआई एडिशन हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्टॉक अपने आपकी समझ लीजिए कि 5 महीने के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को प्रायर टू नंबर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके पास नेस्ले है, आपके पास कोलगेट है, आपके पास डाबर है। इन तीनों को कैसे अप्रोच करेंगे और क्या बेटर लग रहा है आपको यहां से प्ले करने के लिए? और कोई ऑप्शन कॉल हो तो बताइए जरा प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कोलगेट और डाबर दोनों का ही सेटअप काफी अच्छा है। इनफैक्ट कोलगेट में काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने मिल रहे हैं। कल के सेशन में डिलीवरी क्वांटिटी भी बहुत हाई